लोकी सीजन 2 के एपिसोड 5 में लोकी दिखता है एक आखिरी कोशिश करते हुए इस कंप्लीटली बिखरते मल्टीवर्स एंड डिस्ट्रॉयड होती हर एक ब्रांच टाइमलाइन को बचाने की। लेकिन ऐसा करने के लिए लोकी को करना पड़ेगा असेंबल उसकी TVA की अवेंजर्स टीम को। एंड यहाँ सिर्फ साइंस ही नहीं फिक्शन भी काम आने वाला है। ऑल्सो अवेंजर्स एंड गेम के सिमिलर एक हिडन एंड क्रेडिट्स जो फोरशैडो कर रहा है लोकी सीजन 2 के फिनाले में होने वाली इवेंट्स को। अगर आपने वो डिटेल मिस कर दी है तो वरी नॉट, क्योंकि वो भी बताऊंगा मैं इस वीडियो में। हाय सुपर फैंस, आई एम स्वप्निल एंड ये है ब्रेकडाउन लोकी सीजन 2 के एपिसोड 5 साइंस फिक्शन का, जहां साथ ही में मैं बताऊंगा सभी हिडन डिटेल्स एंड ईस्टर एग्स भी। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स बिगिन द वीडियो। एपिसोड 5 की शुरुआत होती है मार्वल स्टूडियोज के लोगो पे, जिसमें कुछ चेंज तो नहीं है लेकिन यहाँ पर बैकग्राउंड म्यूजिक काफी डिप्रेसिंग है। जिसके बाद एपिसोड 4 की एंडिंग में दिखी ब्राइट लाइट फेड होती है और हमें दिखता है लोकी अकेला खड़ा TVA में। अब ये टाइम में कौन सा मोमेंट है वो क्लियर नहीं होता, लेकिन पूरे TVA में सिर्फ अकेला लोकी ही होता है। वो सबको ढूंढने की कोशिश करता है जहाँ वो वापस पहुंचता है उसी ऑटोमेट रूम में। लेकिन बैकग्राउंड में आप नोटिस कर सकते हैं कि इन सभी खानों में कोई भी पाए नहीं है। यहाँ पर TVA में बैकग्राउंड में एक ऑटोमेटेड वॉइस रिपीट कर रही होती है कोड 1229, जो कि फेल सेफ मोड है। 1229 दिसंबर 29 भी हो सकता है। तो क्या इस डेट को मार्वल कुछ अनाउंसमेंट करने वाले हैं? बट देन सडनली वो फिर से टाइम स्लिप करने लगता है। अब सबसे पहले वो पहुंचता है टाइमलाइन मॉनिटर रूम में, जहाँ पे ऑलरेडी एक और लोकी खड़ा है जो TVA की मैनुअल पढ़ रहा है। अब इससे पहले वो उसे हेलो कर सके वो फिर से टाइम स्लिप होता है और उसी टाइमलाइन मॉनिटर रूम के बाहर अपीयर होता है। फिर जब वो उस रूम के अंदर जाता है वो देखता है टेबल पे एक TVA की मैनुअल, जिसे उठा के वो पढ़ने लगता है और उसके पीछे वही फिर से अपीयर होता है। यानी कि ये करंट लोकी कुछ टाइम पहले इसी लोकेशन पे पीछे था और वो खुद को ही कुछ सेकंड आगे के फ्यूचर में देख रहा था। यहीं पे वो TVA की हैंडबुक को अपने कोट पॉकेट में रखता है, जिसका यूज हमें आगे देखने मिलेगा। अब सडनली पूरा TVA ही अनरेवल होने लगता है, सिमिलर टू जैसे विक्टर टाइमली हुआ था पिछले एपिसोड के एंड में। एंड इंटरेस्टिंगली ये स्पेशल इफेक्ट बिल्कुल डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में स्कारलेट विच के रीड रिचर्ड्स को मारने वाले सीन से मैच करता है, जो मैंने पहले भी डिस्कस किया है। लेकिन यहाँ ऐसे लगता है कि ये सारे थ्रेड्स लोकी की तरफ आ रहे हैं और उसे पकड़ने की कोशिश करने वाले हैं, जिससे पहले ही वो टाइम स्लिप होकर वहां से निकल जाता है। एंड टाइमलाइन मॉनिटर के डिस्ट्रॉय होने से पहले हमें दिखती है एक लास्ट झलक मिस मिनट की, जो डायरेक्टली तो मिस मिनट का इकलौता अपीयरेंस है, लेकिन इनडायरेक्टली हिडन तरीके से वो हमें इस एपिसोड में कई सारी जगह दिखती है, जो मैं आगे बताऊंगा। एंड फिर दिखता है लोकी का लोगो, जहाँ पे थीम म्यूजिक के पीछे एक क्लॉक की टिक टिक सुनने मिलती है। लेकिन इस लोगो में भी थोड़ा सा चेंज किया गया है, एक हिडन ईस्टर एग रखा गया है। सीजन 1 और इस सीजन में भी इस लोगो रिबल में ये लोगो सिर्फ स्टाइल स्विच करता था, लेकिन इस एपिसोड में ये लोगो सेम रहता है लेकिन बार बार डिसअपीयर और रीअपीयर करता है, जो एक तरह से फोरशैडो कर रहा है इस एपिसोड में होने वाली इवेंट्स को, जहाँ लोकी भी इस तरह से डिसअपीयर और रीअपीयर होता दिखेगा थ्रू आउट टाइम। अब लोकी टाइम स्लिप होकर पहुंचता है 1962 कैलिफोर्निया में, जहाँ पर जेल में बंद हमें दिखता है केसी, जो जेल ब्रेक करके भागने की कोशिश कर रहा है अपने दो साथियों के साथ। एंड ये जेल एक्चुअल में है अल्काट्राज प्रिजन। अब अल्काट्राज एक रियल वर्ल्ड प्रिजन है, जहाँ पे 1962 में इसी तरह से 3 लोगों ने भागने की कोशिश की थी और इन तीनों के नाम थे क्लैरेंस एंगलिन, जॉन एंगलिंग एंड फ्रैंक मॉरिस। एंड यहाँ पे केसी का नाम इस टाइमलाइन में फ्रैंक ही दिखाया गया है। अब ये कंसेप्ट सीजन 1 में दिखाए गए इसी तरह के रियल लाइफ इंसिडेंट से लोकी को जोड़ने से मैच करते हैं। सीजन 1 के एपिसोड में दिखाया गया था कि लोकी ही DB कूपर था, जिसने 1971 में बहुत सारे पैसे चुराकर एक एयरक्राफ्ट हाईजैक कर लिया था और उसकी आइडेंटिटी अभी भी अननोन है। तो इसी तरह से यहाँ पे दिखाया गया कि फ्रैंक मॉरिस एक्चुअल में रियल लाइफ केसी था। अब अल्काट्राज का रेफरेंस पहले भी मार्वल की कॉमिक्स में किया गया है, लेकिन लाइव एक्शन में एक्स-मैन द लास्ट स्टैंड की फाइनल बैटल इसी लोकेशन पे हुई है। यहाँ पर केसी एज फ्रैंक अपने साथियों से कहता है कि अगर वो लोग उन्हें पकड़ेंगे तो दे आर गोइंग टू गट देम लाइक फिश। अब ये रेफरेंस है लोकी सीजन 1 के फर्स्ट एपिसोड में लोकी और केसी के इंटरेक्शन का, जब लोकी ने उसे इसी तरह से कहा था, Give me the Tesseract or I'll gut you like a fish. एंड वियर्डली केसी का रिप्लाई था, What's a fish? जो कि काफी फनी इंटरेक्शन था। अब लोकी केसी से इंटरेक्ट करने की कोशिश करता है बट वो उसे नहीं पहचानता, सिमिलर टू सीजन 2 के एपिसोड 1। एंड देन लोकी फिर से टाइम स्लिप होता है और पहुंचता है मल्टीपल लोकेशंस पे। सिल्वी जहां काम करती है उस मैकडॉनल्ड्स के बाहर, मोबियस जहां काम करता है उस पिराना पावर स्पोर्ट्स के बाहर, एंड वापस TVA में टाइम थिएटर 25 में। अब ये टाइम थिएटर 25 वही थिएटर है जहां पर लोकी के सीजन 1 के फर्स्ट एपिसोड में मोबियस लोकी को इंटेरोगेट करते हुए दिखा था। फिर वो पहुंचता है 2012 के न्यूयॉर्क में, जहां हंटर B15 एक डॉक्टर विलिस के नाम से एग्जिस्ट करती है। अब मार्वल कॉमिक्स में वेरेटी विलिस की फैमिली प्रोटेक्टर थी कैस्केट ऑफ एंशिएंट विंटर्स की, एंड उसके पास भी मैजिकल पावर्स थी हर मैजिकल डिस्गाइज के थ्रू देखने की। एंड यस, वो लोकी से भी कनेक्टेड थी, तो यहाँ पे उसी का रेफरेंस यूज किया गया है। अब यहाँ जब सडनली लोकी उसके सामने अपीयर होता है तो वो डर जाती है, लेकिन फिर फटाक से लोकी गायब होकर पहुंच जाता है मोबियस की लोकेशन में 2022 क्लीवलैंड। यहाँ पर जब लोकी अपीयर होता है तो वो उसके पीछे के इन्फ्लेटेबल मैन की तरह ही फ्लॉप करते हुए दिखता है। इस ब्रांच टाइमलाइन में मोबियस एग्जिस्ट करता है डॉन के नाम से, जिसके 2 बेटे हैं और वो
सिंगल फादर है। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात, फाइनली मोबियस हमें दिखता है जेट स्की पे बैठे हुए, ऑल्दो चलाते हुए नहीं, लेकिन फाइनली वो रियलिटी जहाँ पर मोबियस जेट स्की के साथ एग्जिस्ट करता है। यहाँ भी जब लोकी आके उससे मिलता है और उसे TVA के बारे में बताता है तो मोबियस को लगता है कि लोकी ATV यानी ऑल टेरेन व्हीकल की बात कर रहा है, क्योंकि TVA और ATV एनाग्राम वर्ड्स हैं। लेकिन उसका ध्यान भटकते ही लोकी फिर से टाइम स्लिप होता है और पहुंचता है 1994 पैसाडेना यानी कि औरोबोरस की टाइमलाइन में। यहाँ पर ओबी एक ऑथर और साइंटिस्ट AD डॉग के नाम से जाना जाता है। ज्यादा पॉपुलर ना होने की वजह से वो खुद ही एक लाइब्रेरी से अपनी बुक खरीद के उसकी पॉपुलैरिटी बढ़ाने की कोशिश कर रहा होता है। अब यहाँ जो बुक डग ने लिखी है उसका नाम है द जार्टन कंटिंजेंट। अब ये नाम मल्टीपल ईस्टर एग्स को रिप्रेजेंट करता है। सीजन 2 के फर्स्ट एपिसोड के एंड क्रेडिट्स में ये बुक हमें दिखाई गई है, यानी कि एपिसोड 5 को पहले ही फोरशैडो यहाँ कर दिया गया था। इसके अलावा जार्टन GI जो का विलन भी है जो कॉमिक्स और लाइव एक्शन में हमें दिख चुका है, एंड ये भी मास्टर ऑफ डिस्गाइज है लोकी की तरह ही। लेकिन मार्वल कॉमिक्स में जार्टन्स Z वाला नहीं X वाले एग्जिस्ट करते थे और इन्हें क्रिएट किया था सेलेस्टियल्स ने। इनकी पावर्स मैच करती है स्क्रल्स से, लेकिन जब ये किसी को कॉपी करते थे तो उनकी एबिलिटीज और सुपर पावर्स भी उनमें आ जाती थी। एपिसोड 2 में किंगो का पोस्टर दिखाने के बाद ये इटर्नल्स का सेकंड रेफरेंस है। अब इस लाइब्रेरी में बहुत सारी बुक्स हैं, लेकिन सेंटर में हाईलाइट होकर हमें दिखती है आर्थर हेली की ओवरलोड। आर्थर हेली एक ब्रिटिश कैनेडियन नॉवेलिस्ट थे जिनकी लिखी ओवरलोड नॉवल की स्टोरी लाइन काफी हद तक मैच करती है लोकी के सीजन 2 की स्टोरी लाइन से। इस नॉवल की स्टोरी में समर सीजन में एक पावर कंपनी ओवरलोड हो जाती है और इसी वजह से उनका लार्जेस्ट जनरेटर एक्सप्लोड होता है, जिसके बाद कुछ रैंडम लोग ग्रुप बना के इसे फिक्स करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं। मेटाफोरिकली ऐसा ही सिमिलर हमें लोकी के सीजन 2 में देखने मिल रहा है, जहां TVA का पावर लूम डिस्ट्रॉय हो चुका है और अब लोकी अपनी टीम इकट्ठा करके उसे फिक्स करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है। अब ओबी जाता है वापस अपने घर, जो लोकेशन उसके TVA वाले ऑफिस से टोटली मैच करती है। यहाँ पर हमें बहुत सारे रैंडम आइटम्स देखने मिलते हैं और एक ओल्ड कंप्यूटर भी, साथ ही में वही न्यूमेटिक ट्यूब वाला सिस्टम जो ओबी के ऑफिस में था, एंड ये स्टिकी नोट्स वाला बोर्ड भी हमें एपिसोड 1 के एंड क्रेडिट्स में देखने मिला है। बट ये तो काफी ऑब्वियस रेफरेंसेस थे, लेकिन पिछली तीनों लोकेशंस में भी हमें मिस मिनट से रिलेटेड हिडन रेफरेंसेस मिलते हैं। हंटर B15 के ऑफिस में उसके रूम में पीछे एक पोस्टर है जिसके ऊपर ऑरेंज सर्कल है, लेकिन उस पे फोकस नहीं किया जाता और ब्लड लुक में वो दिखता है मिस मिनट की तरह। वो भी जिस लाइब्रेरी में अपनी बुक खरीदता है वहां पे भी टेबल पे एक ऑरेंज कलर का लैंप है। सिमिलरली मोबियस के स्टोर में भी उसके पीछे के टेबल पे रखे हुए बॉक्सेस ब्लड है और ऑरेंज कलर के होने की वजह से वो भी शेप ले रहे हैं मिस मिनट की तरह। इवन एपिसोड में आगे सिल्वी लोकी को जिस बार में लेके जाती है उनके ऊपर जो हैंगिंग लाइट्स है वो भी मैच करते हैं TVA के हैंगिंग मॉनिटर्स की तरह। एक्सेप्ट केसी के टाइमलाइन मैंने हर जगह ये चीजें नोटिस की। हो सकता है कि केसी वाले सीन में भी कुछ ऐसी चीज थी जो TVA या मिस मिनट से रिलेटेड थी, लेकिन मैं नहीं ढूंढ पाया। अगर आपने ढूंढ लिया है तो मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। जब लोकी यहाँ पर ओबी के सामने अपीयर होता है तो वो उससे कहता है कि उसे उसकी बातें समझ नहीं आएंगी और उन्हें डाइजेस्ट करना काफी मुश्किल होगा, लेकिन ओबी काफी इजीली उसकी बातें समझ भी जाता है और उन पे ट्रस्ट भी कर लेता है। अब यही सेम पैरेलल हमें देखने मिला था विक्टर टाइमली, रवोना रेंसलेयर और मिस मिनट के कन्वर्सेशन में, जब वो उसे बता रहे थे उसकी स्टोरी TVA के साथ की। वहाँ विक्टर ने भी सिमिलरली ऐसे ही उनकी बातों पे बहुत इजीली ट्रस्ट कर लिया था। यहाँ विक्टर का डायलॉग था कि इट सीम्स लाइक द स्टोरीज आई इमेजिन्ड अबाउट माई सेल्फ, एंड ओबी भी लोकी से कहता है इट्स अ ड्रीम कम ट्रू, एंड उसके हिसाब से उसकी लिखी कहानी का एक कैरेक्टर जिंदा हो गया है जिसे उसकी मदद की जरूरत है। अब लास्ट एपिसोड के ब्रेकडाउन में मैंने ये कहा था, लेकिन ये सब काफी सोचने वाली बात है कि अगर ओबी विक्टर से इंस्पायर्ड है, जिसकी लिखी हुई TVA बुक से विक्टर ने सब कुछ सीखा, तो क्या ये भी पॉसिबिलिटी है कि ओबी खुद एक कैंग वेरिएंट है? एंड यहाँ पर इन दोनों के रिएक्शंस और डायलॉग सिमिलर होने की वजह से मेरा शक यकीन में बदलता जा रहा है, बट इसका सिग्निफिकेंस क्या हो सकता है वो अभी भी मुझे क्लियर नहीं है। अब सारी कहानी सुनने के बाद ओबी लोकी से कहता है कि ऐसी जगह जो टाइम और स्पेस में कहाँ एग्जिस्ट करती है वो किसी को नहीं पता। वहाँ साइंटिफिकली पहुंचना तो नामुमकिन है, लेकिन फिक्शनली वहाँ पहुंचा जा सकता है, जो कि बाय द वे एपिसोड के एंड में लोकी उसी तरह से करता दिखेगा। यहीं पर हमें ओबी की लिखी एक और बुक देखने मिलती है, द सन्स ऑफ योरन। अब योरन गेम्स ऑफ थ्रोन सीरीज का एक कैरेक्टर है, लेकिन इसके बारे में मुझे ज्यादा डिटेल्स नहीं पता क्योंकि मैंने ये सीरीज देखी ही नहीं है। बट यहीं पर ओबी उसे सजेस्ट करता है कि उसे अपनी टाइम स्लिपिंग एबिलिटी को कंट्रोल करना पड़ेगा, जिसे कंट्रोल करने के लिए लोकी कई तरह से ट्राई करता है। यहाँ पर भी हमें रेफरेंस मिलता है सीजन 1 के फर्स्ट एपिसोड का, जब रवोना रेंसलियर के सामने TVA के कोर्ट में लोकी ने इसी तरह से अपनी मैजिक यूज करने की कोशिश की थी। ओबी डिस्कवर करता है कि लोकी टाइम स्लिप करके हर उस पर्सन की लोकेशन पे पहुंच रहा है जो लास्ट मोमेंट पे उसके साथ थे, एंड अगर वो इन सभी लोगों को एक जगह इकट्ठा कर ले तो उन सब का कंबाइंड टेम्परल ऑरा एक तरह से कोऑर्डिनेट्स का काम करेगा, जिसके थ्रू वो फिर वापस पहुंच सकते हैं TVA में उसी लोकेशन पे जहां ये सब एक साथ थे। लेकिन उन सबको एक लोकेशन पे लाने के लिए लोकी को यूज करना पड़ेगा टेम्पैड, जहां पर काम आती है एपिसोड की स्टार्टिंग में लोकी की उठाई गई वही TVA की गाइड बुक। ओबी को वो गाइड बुक देके लोकी फिर से टाइम स्लिप होता है और इस बार पहुंचता है मोबियस के घर पे। मोबियस यानी डॉम के घर का नंबर है 1049। ये रेफरेंस हो सकता है मार्वल कॉमिक्स की अर्थ 1049 का, एक ऐसी अर्थ जिसकी रियलिटी कंस्ट्रक्ट की थी फ्रैंकलिन रिचर्ड्स ने, जो बेटा था रीड रिचर्ड्स एंड सू स्टॉर्म का। मोबियस के दोनों बेटों के नाम है शॉन एंड केविन। अब केविन रेफरेंस हो सकता है इस केविन का। अब लोकी डॉम
डॉम से मिलकर उसे TVA की रियलिटी और उसकी लाइफ के बारे में बताने की कोशिश करता है, लेकिन डॉम उसे फिर से जेट स्की बेचने की कोशिश करता है और उसे ले जाता है अपने गैरेज में। गैरेज में जेट स्कीज देखने के बाद लोकी डॉम को कहता है A beautiful union of form and function. ये रेफरेंस है लोकी सीजन 1 के एपिसोड 2 में मोबियस के कहे हुए इस डायलॉग का। In the early 1990s, for a brief, shining moment, there was a beautiful union of form and function, which we call the jet ski. अब लोकी फिर से उसे TVA के बारे में बताने लगता है, लेकिन डॉम उसकी बातों पे भरोसा नहीं करता। बट तभी उसके पीछे ओबी एक टाइम डोर ओपन करके पहुंच जाता है। एंड इवन दो लोकी को यहाँ पे टाइम ट्रैवल करे हुए कुछ मिनट्स ही हुए हैं, लेकिन ओबी के लिए 19 महीने बीत चुके हैं, जिस बीच उसका डिवोर्स भी हो गया और उसने टेम्पैड डिवाइस भी क्रिएट कर लिया। और ये टेम्पैड उसने स्क्रैच इक्विपमेंट्स इकट्ठे करके क्रिएट किया है। वो चीजें हमें टाइम डोर की वियर्ड सी लोकेशन और इस वियर्ड से ग्लिच से भी पता लगती है। अब इसी टाइम डोर के थ्रू लोकी और ओबी डॉम को उसी घर के दूसरी तरफ लेके आते हैं, जहाँ से वो कुछ टाइम पहले हुई इवेंट्स को देख पाते हैं। जिसके बाद डॉम को उनकी बातों पे भरोसा होता है और साथ ही में अपने बच्चों की लाइफ बचाने के लिए वो उनके साथ चला जाता है। इसके बाद एक एक करके लोकी टाइम डोर के थ्रू पहले हंटर B-15 और फिर केसी को भी यहाँ ले आता है। यहाँ पे इकट्ठा होने के बाद केसी, जो इस लाइफ में एक चोर है, वो यहाँ से भी एक डिवाइस चुपचाप अपनी पॉकेट में डाल देता है। तभी मोबियस एज डॉम खुद को इंट्रोड्यूस करता है और डाउटफुली क्वेश्चन करता है कि क्या ये रूम सेफ है, स्पेशली जो भी वो करने वाले हैं फॉर द वर्म होल और द क्वांटम, जिसपे ओबी उसे कट करता है। अब ऑब्वियसली ये साइंटिफिक नॉलेज डॉम को तो नहीं होगा और वो सिर्फ ये बड़े बड़े वर्ड्स थ्रो कर रहा है, लेकिन TVA और इस कंप्लीट स्टोरी का लिंक क्वांटम रेल्म से जरूर है। अब इन सभी को यहाँ छोड़ के लोकी टाइम डोर ओपन करके पहुंचता है सिल्वी के टाइमलाइन में, जहाँ जब वो मैकडॉनल्ड से बाहर आके अपना सामान अपने ट्रक पे रखती है, तब आउट ऑफ फोकस वो हमें उसी तरह से थ्रेड्स बन के डिस्ट्रॉय होते हुए दिखता है, जिस तरह से सारी रियलिटीज एक एक करके होती जा रही है। लोकी यहाँ भी पहुंच के सिल्वी को उसी तरह से सारी डिटेल्स बताने लगता है जैसे उसने बाकियों के साथ किया था, लेकिन वियर्डली सिल्वी को सारी डिटेल्स ऑलरेडी पता होती है, यानी कि उसकी मेमोरीज बाकी सबकी तरह रीसेट नहीं हुई है। तो क्या सिर्फ लोकीज ही है जो इस TVA के रीसेट से इम्यून है, या फिर इसका रीजन भी है ही हू रिमेन्स का वो टेम्पैड डिवाइस जो फिलहाल सिल्वी के पास है। एंड जैसा कि मैं अज्यूम करके चल रहा हूँ फर्स्ट एपिसोड से ही कि लोकी पे जो टाइम स्लिपिंग का इफेक्ट है वो भी उस बैंड के थ्रू ओपन किए गए टाइम डोर के यूज की वजह से ही है, बट ये चीज इस एपिसोड में कंफर्म नहीं होती। अब सिल्वी उससे मिलकर उसके साथ वापस जाने की जगह उसे ड्रिंक्स के लिए ले जाती है। अब जिस बार में वो जाते हैं वहां पर हमें दिखती है एक आर्केड गेम जिसका नाम है जेनियक। अब ऑब्वियसली ये हंटर XY के वेरिएंट ब्रैड वुल्फ का वो कैरेक्टर का नाम है जिस टाइमलाइन में वो एक एक्टर है। जेनियक मार्वल कॉमिक्स में थॉर का विलन रहा है और इस एपिसोड के एंड क्रेडिट्स में वो हमें फिर से सुनने मिलेगा। यहाँ पे इस गेम का जो साउंड आ रहा है उसमें भी ब्रैड का वॉइस ही यूज किया गया है। अब इसी बार में लगातार इस सीजन के 5वें एपिसोड में भी लोकी और सिल्वी का डिस्कशन होता है राइट्स और विल को लेके, लेकिन इस बार लोकी की दलील में दम होता है, क्योंकि वो कहता है कि ये जितने भी लोग उसने इकट्ठे किए हैं अब ये उनकी विल यानी कि उनकी इच्छा के हिसाब से होना चाहिए कि क्या वो TVA में वापस जाना चाहते हैं। लेकिन सिल्वी अग्री नहीं करती और वो लोकी से पूछती है कि वो ये सब कुछ क्यों कर रहा है। पहले लोकी घुमा फिरा के कहने की कोशिश करता है कि वो वर्ल्ड को बचाने के लिए ऐसा कर रहा है, लेकिन फाइनली वो अपने मन की सच्चाई बताता है कि वो फिर से वही सारे दोस्त वापस पाना चाहता है, यानी कि ये लोकी जो इतने सालों से अकेला एक वन मैन आर्मी की तरह रहा है, TVA में जिन लोगों के साथ उसके बॉन्ड्स बने हैं वो उन्हें एज फ्रेंड्स कंसिडर करता है एंड अपने इसी सेल्फिश मोटिव के लिए वो उन्हें वापस TVA में लाना चाहता है। लोकी से सच्चाई निकलवा के उसे मना करके सिल्वी वहां से निकल जाती है और पहुंचती है एक रिकॉर्ड शॉप में। यहाँ पे शॉप का ओनर उसका मूड देख के उसे एक गाना सजेस्ट करता है जो है द वेलवेट अंडरग्राउंड का ओ स्वीट नथिंग। अब इस गाने की लाइंस ओ स्वीट नथिंग शी एंट गॉट नथिंग एट ऑल वो फोरशैडो करती है सिल्वी के साथ आगे होने वाले इवेंट्स को, क्योंकि थोड़ी देर में उसके आसपास की सारी चीजें इंक्लूडिंग वो शॉप ओनर थ्रेड्स बन के डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। एंड जब ये सारे थ्रेड्स सिल्वी की तरफ आ रहे होते हैं जिस तरह से एपिसोड की स्टार्टिंग में हमने लोकी के साथ होते देखा था, तभी वो ही हू रिमेन्स का टेम्पैड यूज करती है और आ जाती है लोकी के पास, जो कुछ ही देर पहले यहाँ पहुंचा होता है और सिल्वी के मना करने की वजह से वो इन सबको भी अपने अपने घर वापस जाने के लिए कह रहा होता है। लेकिन सिल्वी को देखते ही वो फिर से एक्साइट होता है और वो ओबी से कहता है कि सारे पेन्स कलेक्ट हो चुके हैं, यानी कि वो सभी लोगों का टेम्परल ऑरा एक साथ रीड करके फिर से TVA में उसी लोकेशन पे पहुंच सकते हैं। बट इसके लिए जब वो टेम्पैड डिवाइस देखते हैं तो वो गायब हो चुका है, जो उन्हें पहले तो लगता है कि केसी ने चुराया, लेकिन जब केसी भी उनके सामने थ्रेड बन जाता है तब जाके लोकी को रियलाइज होता है कि अब काफी लेट हो चुका है और धीरे धीरे एक एक करके लोकी के सामने ही बाकी सभी लोग स्पगेटी की तरह थ्रेड बन के डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, इंक्लूडिंग सिल्वी भी। बट डिस्ट्रॉय होने से पहले ओबी की लास्ट लाइन होती है इट वॉज अ फिक्शन प्रॉब्लम, जिस चीज को लेके लोकी और ओबी पहले बहस कर रहे थे। यानी जब ओबी उसे एक्सप्लेन कर रहा था कि साइंटिफिकली इसे फिक्स नहीं किया जा सकता लेकिन फिक्शनल तरीके से इसे फिक्स किया जा सकता है, एंड अब जाके लोकी रियलाइज करता है कि उसकी पावर कंट्रोल करना उसी के हाथ में है, यानी कि टेक्निकली या साइंटिफिकली नहीं, इमोशनली यानी कि फिक्शनल तरीके से। अब सभी डिस्ट्रॉय होती टाइमलाइंस के बीच लोकी को सुनाई देती है मल्टीपल आवाजें, जिनमें डग की वही लाइन जो उसने अभी कुछ देर पहले गई थी, सिल्वी की लाइन एवरीथिंग्स फॉलिंग अपार्ट, डॉन की लाइन आई हैव टू गो बैक टू सी माय बॉयज। ये सारे रीसेंट डायलॉग्स थे, लेकिन
लेकिन पास्ट के भी कुछ डायलॉग जिसमें लोकी और सिल्वी का बार वाला कन्वर्सेशन, सीजन 1 में मोबियस और हंटर B-15 के डायलॉग्स, एंड सीजन 1 एपिसोड 3 लेमेंटिस प्लेनेट पे हुए लोकी और सिल्वी के डायलॉग के साथ जब सिल्वी कहती है कि इट्स लाइक लोकीज आर मेंट टू लूज। ये आवाज सुन के लोकी एक इमोशन फील करता है, मोस्ट प्रोबब्ली सिल्वी को फिर से खोने की, और वो किसी तरीके से अपनी इस टाइम स्लिपिंग पावर को कंट्रोल कर पाता है। जिसके बाद सबसे पहले तो वो सिर्फ कुछ सेकंड्स पीछे जाता है जहां सिल्वी उसके सामने थ्रेड बनी थी, लेकिन फिर वो उसे कंट्रोल करके वापस पहुंचता है उस मोमेंट पे जहां सिल्वी जस्ट उस रूम में एंटर हुई थी। वो उन सबको बताता है कि उसने अपनी टाइम स्लिपिंग वाली पावर कंट्रोल कर ली है, क्योंकि इट्स नॉट अबाउट वेयर, व्हेन और व्हाई, यानी कि साइंस नहीं, इट्स अबाउट हु, यानी कि फिक्शन ही इसका सॉल्यूशन है। प्रैक्टिकली सोचे तो ये चीज टेक्निकली एक्सप्लेन नहीं की जा सकती, इसी रीजन से इसे इमोशंस के साथ जोड़ के दिखाया जा रहा है। अब लोकी कहता है आई कैन रीराइट द स्टोरी। लोकी की गॉड ऑफ स्टोरीज नाम से एक कॉमिक्स एग्जिस्ट करती है एंड ये उसी चीज का रेफरेंस हो सकता है। अब फिर से अपनी पावर यूज करके लोकी टाइम स्लिप करके पहुंचता है एग्जैक्ट उसी टाइम लूम वाले रूम में जहां पर ओबी स्टेयर्स के सामने खड़ा है, एंड यहीं पर ये एपिसोड खत्म होता है। अब ये कंफ्यूजन है कि ये एपिसोड 1 वाला सीन है या एपिसोड 4 वाला सीन, तो वो मैं क्लियर कर देता हूँ। ये सीन है वो एग्जैक्ट मोमेंट जहां एपिसोड 4 में विक्टर टाइमली गया था इसी स्टेयर से नीचे अपना सूट पहन के टेम्परल लूम को फिक्स करने के लिए, एंड इससे ये आइडिया लगाया जा सकता है कि फिनाले एपिसोड में लोकी यहाँ पर कुछ चेंज करेगा। मोस्ट प्रोबब्ली विक्टर टाइमली की जगह वो खुद जाएगा इसे फिक्स करने के लिए। अब ऐसा करने पे होता क्या है, क्या लोकी इसे फिक्स कर पाएगा या फिर वो भी विक्टर टाइमली की तरह मर जाएगा, या फिर उसकी टाइम स्लिपिंग वाली एबिलिटीज उसे यहाँ डिस्ट्रॉय होने से बचाएंगी? ये सब कुछ सीजन फिनाले में ही पता लगेगा। बट हाँ, जैसे मैंने कहा था, इस एपिसोड में एक एंड क्रेडिट सीन है जो मैच करता है अवेंजर्स एंड गेम के साउंड वाले एंड क्रेडिट से। अवेंजर्स एंड गेम का एंड क्रेडिट्स ऑडियो ओनली था और यहाँ हमें सुनाई दिया था टोनी स्टार्क का हैमर वाला साउंड। वैसे ही इस एपिसोड के एंड क्रेडिट्स में हमें सुनाई देता है ज़ेनियक का साउंड, यानी कि ब्रैड वुल्फ का साउंड, ये कहते हुए You died. Insert your coin, loser. अब ऑब्वियसली ये उस आर्केड मशीन का ही गेम ओवर वाला साउंड होगा, लेकिन यहाँ पे उसका हिडन मीनिंग ये भी है ऑब्वियसली उसे लूजर कहने के अलावा कि डिस्पाइट मरने के जो लोकी के साथ कई बार होते दिखा है, वो इस पूरी स्टोरी को रीस्टार्ट कर सकता है एक कॉइन इंसर्ट करके। एंड एक्सपेक्टेड यही है कि एपिसोड 6 में लोकी ये कर पाएगा एंड इस टाइम लूम को फिक्स करने के चक्कर में ही वो कई मल्टीपल रियलिटीज को क्लैश करवाएगा, जिस रीजन से डेडपूल और एक्स-मैन जैसे कैरेक्टर्स हमें MCU के टाइमलाइन में देखने मिलेंगे। अब नेक्स्ट वीक की द मार्वल्स भी रिलीज हो रही है, लेकिन लोकी के सीजन फिनाले एपिसोड के लिए मैं ज्यादा एक्साइटेड हूँ। इस एपिसोड के बारे में आपके क्या थॉट्स थे वो कमेंट्स में लिख के बताना। अगर पिछले ब्रेकडाउन वीडियोस नहीं देखे तो एंड स्क्रीन से वो जरूर चेकआउट कर लेना, एंड वीडियो अगर एंड तक देख रहे हो तो लाइक भी कर देना क्योंकि वो एकदम फ्री है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।